नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। आपके साथ मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद। जी हां, यूपी का जो चुनावी संग्राम है इस पर हम बात करेंगे। दरअसल ब्रेकिंग विद एजेंडा में आज हम यूपी के सियासी संग्राम की बात करेंगे। यूपी में पहले चरण के चुनाव में सिर्फ 3 दिन बचे हुए हैं। प्रचार खत्म होने में बस थोड़ा ही वक्त बचा है। 3 दिन बाद 10 तारीख को मतदान होना है और उससे पहले पश्चिमी यूपी के सियासी अखाड़े में सभी दिग्गज अपनी अपनी ताल ठोक रहे हैं। और कोरोना की तीसरी लहर के थोड़ा कमजोर पड़ते ही पीएम नरेंद्र मोदी बिजनौर में आज पहली फिजिकल रैली करने वाले हैं और इस रैली को जन चौपाल नाम दिया गया है। जन चौपाल से 3 जिलों की 18 सीटों को साधने का प्लान है। तो वहीं यूपी विधानसभा चुनावों में किसानों की जो अहम भूमिका है इसको देखते हुए भी सभी दल उन्हें लुभाने में जुटे हुए हैं। इन सबके बीच कल मुजफ्फरनगर में आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी और बीकेयू के अध्यक्ष नरेश टिकैत की एक मुलाकात चर्चा का विषय बन गई। दोनों के बीच लंबी बातचीत हुई। इसके बाद जयंत चौधरी ने उनके साथ लंच में दाल चावल खाए। चुनाव से ऐन पहले इस मुलाकात को महत्वपूर्ण माना जा रहा है, खासकर तब जब इस दौरान नरेश टिकैत ने जयंत चौधरी के सर पर आशीर्वाद का हाथ रखा तो चर्चा तेज हो गई कि क्या वाकई जयंत को चुनावों में उनका आशीर्वाद मिल गया है। जयंत चौधरी तो समर्थन के सवाल पर बोलते नजर भी आए कि उनका आशीर्वाद है। इन सबके बीच पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की भी यूपी चुनाव में एंट्री हो गई है। ममता बनर्जी आज लखनऊ में अखिलेश यादव से मुलाकात करेंगी। तो इस सियासी जोर आजमाइश में किसका पलड़ा भारी पड़ेगा यह देखने वाली बात होगी। बीजेपी के तमाम दिग्गज इस वक्त मैदान में हैं, चाहे वो बिजनौर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा हो तो साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज 3 अलग अलग जगहों पर ताबड़तोड़ रैलियां भी करेंगे और शाहजहांपुर में राजनाथ सिंह भी चुनावी मैदान में उतरेंगे। लेकिन हम इस पर बातचीत करें उससे पहले अखिलेश और जयंत पूरे दम से बीजेपी को टक्कर दे रहे हैं। आइए सबसे पहले सुनते हैं कि जयंत ने टिकैत परिवार से मुलाकात के बाद क्या कुछ कहा। जो तप है किसान का वो कमजोर ना हो और ये चुनाव भी किसानों के लिए है। किसान की राजनीति को तय करने वाला ये चुनाव है। आप ये गर्मी का बार बार जिक्र हो रहा है। कल सीएम साहब आए, उन्होंने गर्मी का फिर उतारने वाली बात की। वो नासमझी है मुख्यमंत्री की, वो नहीं जानते। वो जितना हमें कोसेंगे, जितना हमें भड़काएंगे, हम उतने और मजबूत होंगे। हम लोग हमेशा जब कोई बाहर वाला हम पे वार करता है हम इकट्ठे होते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि और वो मुजफ्फरनगर के मिजाज को जानते नहीं, वो बाहर वाले हैं। जयंत जी आज नरेश टिकैत जी के पास गए हैं, किस तरह की आहुति दी गई है जो हवन हो रहा है गठबंधन और किसान यूनियन के बीच? घी की आहुति है और प्यार के संबंध है। मैंने मीठा गुड़ खाया, उड़द की दाल खाई और आशीर्वाद लिया। क्या नरेश टिकैत जी ने गठबंधन को समर्थन दिया? उनका आशीर्वाद है। तो आपने सुना कि आखिर जयंत चौधरी क्या कुछ कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि मीठा गुड़ खाया, उड़द की दाल खाई, लेकिन जो सर पर हाथ रखा उसका वो कह रहे हैं, जवाब दे रहे हैं कि समर्थन मिल गया है क्या। जवाब में कह रहे हैं उनका आशीर्वाद तो है ही है। इस वक्त हमारे साथ चर्चा के लिए खास पैनल जुड़ गया। अपने मेहमानों से आपका तारुफ करा देते हैं। इस वक्त बीजेपी से मेरे साथ अनिला जी जुड़ी हुई हैं। अनिला सिंह, बीजेपी की प्रवक्ता। अनिला जी, बहुत स्वागत आपका न्यूज़ 24 पर। इसके अलावा मेरे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता उमाशंकर पांडे जुड़ चुके हैं। उमाशंकर जी, आपका भी बहुत स्वागत। और मेरे साथ संदीप चौधरी जो कि आरएलडी के स्पोक्स पर्सन है वो भी जुड़ चुके हैं। मेरे साथ 2 सहयोगी मेरे मौजूद हैं। बुलंदशहर से ऋषिकेश मौजूद हैं और लखनऊ से मेरे वरिष्ठ सहयोगी राजीव रंजन मौजूद हैं। और चर्चा की शुरुआत राजीव, मैं सबसे पहले आपके पास ही आकर करना चाह रहा हूं, क्योंकि देखिए पश्चिमी यूपी में जो चुनाव होने वाले 2 दिन का वक्त अब बचा हुआ है। तीसरे दिन तो मतदान है, लेकिन उससे पहले जो इस वक्त जोर आजमाइश चल रही है, ममता की एंट्री, वहीं जयंत के सर पर नरेश टिकैत का हाथ और प्रधानमंत्री आज पहली फिजिकल रैली करने वाले हैं तीसरी लहर के बाद। बिल्कुल, ये तीनों राजनीतिक घटनाएं आपने जिसका जिक्र किया वो महत्वपूर्ण है, लेकिन कुल बात यह है सऊद की, जब हम चर्चा कर रहे हैं उसके बाद उत्तर प्रदेश में पहले चरण का मतदान होना है। 58 सीटों पर मतदान होना है पहले चरण में और 2017 में इन 58 सीटों पर 53 सीटें 53 सीट्स बीजेपी ने जीत ली थी। तो आप समझिए, मुझे लगता है कि जो 7 चरण के चुनाव हो रहे हैं उसमें कहीं भी बीजेपी के पास इतनी ज़्यादा सीटें नहीं हैं जहां जितने की इस बार के चरण में, पहले चरण के चुनाव में। अब बड़ा सवाल भारतीय जनता पार्टी के सामने यही है कि क्या वो 53 सीटों को पहले चरण के बचा पाएंगी। दूसरा सवाल ये है कि क्या जयंत चौधरी और अखिलेश यादव की जो गुटबंदी है, जो लामबंदी है, क्या वो इसमें कुछ सेंधमारी करेगी? क्या वो अपनी सीटों की संख्या बढ़ाएगी और बढ़ाएगी तो किस कदर बढ़ाएगी, कितना नुकसान भारतीय जनता पार्टी को वो कर सकते हैं। इस बीच में जो महत्वपूर्ण घटनाक्रम हुआ है वो ये कि नरेश टिकैत जो कि बालियान खाप के प्रमुख हैं, वो उनसे मिलने के लिए जयंत चौधरी गए हुए थे
देखिए मुजफ्फरनगर में जाट बाहुल्य क्षेत्र मुजफ्फरनगर है, वहाँ पर जाट खाप की दृष्टि से बालियान खाप बहुत इम्पोर्टेंट है। 84 गांव बालियान खाप के हैं और सबसे बड़ा खाप अगर है गोत्र के हिसाब से खाप की बात कही जाती है तो जब सबसे बड़ी खाप है जाटों की वो बालियान खाप है। और पिछले 2 चुनाव में बालियान खाप ने संजीव बालियान जो उसी खाप के आते हैं, संजीव बालियान को ज़बरदस्त तरीके से समर्थन दिया था और वहाँ से संजीव बालियान चौधरी अजीत सिंह को हराने में कामयाब हुए थे। दूसरी जो स्थानीय समीकरण है मैं ये भी बता दूं कि टिकैत फैमिली और चौधरी चरण सिंह की फैमिली में बहुत अच्छे राजनीतिक संबंध, बहुत घनिष्ठ राजनीतिक संबंध कभी नहीं रहे, क्योंकि वो जाट नेता के तौर पर 2 ही फैमिली पूरे इस पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ताकतवर फैमिली कही जाए या जनाधार के हिसाब से कही जाए, जन समर्थन के हिसाब से कही जाए तो ये 2 फैमिलीज हैं। एरिया के हिसाब से अगर आप कहें तो बागपत इलाके में चौधरी चरण सिंह फैमिली का और महेंद्र सिंह टिकैत ने अपने समय में मुजफ्फरनगर इलाके में अपना प्रभाव कहीं ज़्यादा बना लिया था। मुजफ्फरनगर इलाके में दूसरे और स्थानीय बातें करूं बिल्कुल लोकल लेवल की तो वहाँ पर सहरावत खाप भी है, मलिक खाप भी है, गठवाड़ा खाप भी है और इसमें कुछ खाप ऐसे हैं जो पुराने समय से टिकैत फैमिली से बहुत अच्छा रिश्ता उनका नहीं रहता है। लेकिन किसान आंदोलन के दौरान आश्चर्यजनक रूप से ये सारे खाप एक साथ आए थे और किसान जो बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे थे ये सारे खाप उस खाप के जो प्रतिनिधि हैं वो सब एक जगह पर थे और कई बार मुजफ्फरनगर, बागपत, शामली, बिजनौर इस इलाके के कई खापों के जाट एकजुटता दिखाने के लिए भी उन्होंने कई मीटिंग की थी। नरेश टिकैत भी दूसरे खाप की बैठकों में गए थे, एक आध जगह उनको विरोध भी झेलना पड़ा था, मैं वहाँ पहुँचा भी था, मैंने देखा भी था। अब बात आती है कि जयंत चौधरी के उनके वहाँ जाने से क्या होता है। देखिए जब राकेश टिकैत वाली घटना 28 जनवरी को हुई थी गाजीपुर बॉर्डर पर तो उसके बाद चौधरी अजीत सिंह ने एक अपील की थी कि राकेश टिकैत के हाथों को मजबूत करने के लिए जाट किसान या पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान गाजीपुर बॉर्डर पहुंचे या उनको समर्थन दें। आपको याद होगा जयंत चौधरी भी उस घटना के अगले दिन सुबह गाजीपुर बॉर्डर पर पहुंचे थे तो वो जो बर्फ़ थी वो थोड़ी पिघली थी और नरेश टिकैत के यहाँ संजीव बालियान पहले पहुंचे थे, जयंत चौधरी अब पहुंचे हैं। अब इसका क्या असर होगा, जाट कितनी संख्या में जयंत अखिलेश की जोड़ी पर विश्वास करेंगे, क्या जयंत को ज़्यादा मजबूती देंगे, अखिलेश यादव की साइकिल पर जाट सवार होंगे नहीं होंगे, ये बड़ा सवाल है पहले चरण के चुनाव से पहले। अब दूसरी बात आती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिजनौर में फिजिकल रैली की शुरुआत कर रहे हैं। देखिए बहुत सारे लोग ये मानते और जानते हैं कि प्रधानमंत्री के पास विकल्प था कि वो पहले चरण के मतदान इस एरिया में वो करते, लेकिन उन्होंने बिजनौर को चुना है। बिजनौर इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि वहाँ दलित मुस्लिम गठजोड़ इतना विनिंग कॉम्बिनेशन है कि आप पहले भी देखें, लेकिन ये सिर्फ नरेंद्र मोदी का प्रताप था कि 2014 की लहर में भारतीय जनता पार्टी ने बिजनौर की लोकसभा सीट कुंवर भारतेंदु वहाँ से सांसद बने थे वो भी जीत ली थी। हालांकि 2019 में गठबंधन के बाद ये सीट बीएसपी के खाते में चली गई। तो बिजनौर मुस्लिम और दलित गठजोड़ का बहुत मजबूत किला है सहारनपुर की तरह। तो सहारनपुर और बिजनौर ये 2 इलाके हैं। प्रधानमंत्री ने अपनी पहली फिजिकल रैली वहाँ से चुनी है। निश्चित तौर से अब से 1-8 घंटे के बाद जब उनका कार्यक्रम वहाँ पर होगा तो ये देखने वाली बात होगी कि पहले चरण के चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कौन सा दांव चलते हैं। क्या वही मुजफ्फरनगर, वही कैराना, वही नाई धसन की उम्मीदवारी उसी पर रहते हैं या कोई नई चीज़, नई बातें लेकर के आते हैं। तीसरी चीज़, ममता बनर्जी आज शाम कोलकाता से लखनऊ आ रही हैं। बहुत पहले अखिलेश यादव से उनका फ़ोन पर मुलाकात हुई थी। अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी का जो भी अस्तित्व है, जो भी चीज़ें हैं, वहाँ पश्चिम बंगाल के चुनाव के दौरान दीदी का समर्थन किया था और ऐसे समय में जब पहले चरण का मतदान होना है उसके ठीक पहले ममता बनर्जी का यहाँ आना, यहाँ रुकना, अखिलेश यादव से मिलना और उनके हाथों को मजबूत करना। पहले तो ये चर्चा थी कि अपने उत्तर प्रदेश दौरे की शुरुआत वो बनारस से करेंगी, लेकिन अभी वो लखनऊ आ रही हैं और यहाँ आने के बाद ममता बनर्जी क्या कहती हैं। लेकिन एक बात और भी है कि जिस तरह का जितना जनाधार अखिलेश यादव का समाजवादी पार्टी या अखिलेश यादव का पश्चिम बंगाल में है, उतना ही जनाधार ममता बनर्जी और टीएमसी का उत्तर प्रदेश में है। तो ये इससे क्या होगा क्या नहीं होगा ये देखने वाली बात है। लेकिन एक परसेप्शन के लिहाज से, एक विपक्षी एकता के लिहाज से, एक नरेंद्र मोदी
विरोधी कैंप के लिहाज से ये सब गुटबंदी लामबंदी हो रही है। ठीक है, गुटबंदी लामबंदी हो रही है और सभी अपनी अपनी जो जमीन है उसको मजबूत करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वोटरों पर पकड़ किसकी मजबूत होगी ये तो 10 मार्च को पता चलेगा। राजीव, मैं आऊंगा आपके पास, लेकिन जल्दी से ऋषिकेश मैं आपका रुख करना चाहता हूं। ऋषिकेश, देखिए जो ये सियासी हलचल है ना, लगातार देखिए सभी तो दिग्गज हैं, वो अपने अपने तरीके से मैदान में जोर आजमाइश में उतरे हुए हैं, लेकिन इसका असर वोटर्स पर कितना पड़ रहा है? जमीन पर जब आप जा रहे हैं तो वोटर्स के मन पर इसका क्या असर दिखाई दे रहा है? देखिए, एक तस्वीर आप वोटरों का मन कैसा और मैनेजमेंट कैसा, एक तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। सिर्फ आज जन चौपाल की शुरुआत कर रहे हैं बिजनौर से, और देखिए कि आमतौर पर प्रधानमंत्री की रैली बड़ा भव्यता के नाम से जानी जाती है, 2 लाख 2.5 लाख 3 लाख से कम की भीड़ नहीं होती है, लेकिन ये तीसरी लहर में नए दिशा निर्देशों के तहत ये छोटा सा बनाया गया है, स्टेज बनाया गया है। और देखिए कि चूंकि कोहरा है और कोहरे में चूंकि सिक्योरिटी थ्रेट था पंजाब के बाद, और पंजाब के बाद यहाँ पे देखिए कि यहीं पे ठीक प्रधानमंत्री का हेलीकॉप्टर लैंड करेगा और फिर उसके बाद यहाँ से वो संबोधित करेंगे। तकरीबन 20,000 लोगों को लाने का दावा किया गया है। और कुछ लोग, ये बताइए कि प्रधानमंत्री की इस रैली का क्या प्रभाव पड़ेगा? पहले चरण में तो आए नहीं प्रधानमंत्री, तो कैसा माहौल होगा यहाँ पे? नहीं, यहाँ माहौल बिल्कुल प्रधानमंत्री जी के अनुकूल है और यहाँ बीजेपी आएगी और पूरे प्रदेश में 300 पार सीटें आएंगी हमारी, और यहाँ बीजेपी का बहुत अच्छा वर्चस्व रहा है, पहले से रहा है। यहाँ बीजेपी के समर्थक बहुत हैं, यहाँ किसी भी कीमत पर सीट निकलेगी और निकली रखी है। बताइए, भावनात्मक मुद्दे पर इस बार चुनाव लड़ा जा रहा है, विकास का भी मुद्दा है? आपने विकास का मुद्दा है, विकास बहुत हुआ है योगी जी की सरकार में, और पहली सरकार में गुंडा राज खत्म हो गया। पहली सरकार में गुंडा राज, लोग सारे यहाँ पे पहले गुंडागर्दी करते थे, अब कोई दंगा नहीं हुआ 5 साल में, एक बार भी कोई दंगा नहीं हुआ। कोई दंगा नहीं हुआ। सबसे बड़ी बात यह है ना कि महिलाएं और बहनें सेफ हैं, हमारी बहनें महिलाएं सुरक्षित हैं। प्रदेश को ऐसी ही सरकार चाहिए। हाँ बताइए, क्या बोल रहे थे? ये मैं सबसे पहले मेरा जो मेन मुद्दा है वो है विकास और सुरक्षा। मैं एक्स सर्विसमैन हूँ, आर्मी से हूँ। भैया ये धार्मिक आधार पर वोटिंग हो रही है? धार्मिक आधार पर नहीं हो रही है, सुरक्षा और महिलाएं कुछ है, ये बताइए इधर आइए आप, ये बताइए कि महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के जो दावे किए जा रहे हैं उसमें कितना सच? अखिलेश यादव कह रहे हैं कि बहन बेटियों की सुरक्षा खतरे में ज्यादा हुई है बीजेपी में ज्यादा हुई है। हम लोगों की बहुत सुरक्षा हुई है बीजेपी में, और हम बहुत सुरक्षित हैं बीजेपी में आने के बाद। जब से हमारे मोदी जी योगी जी आए हैं ना, तब से हमारी जो है बहुत ज्यादा सुरक्षा हुई है। और हम कहीं मोदी जैसा कोई है नहीं हिंदुस्तान में, मोदी जैसा कोई है नहीं ऐसे मतलब बिना डर के कहीं भी चले जाते हैं। अभी शुरुआती है और पहला फिजिकल रैली है। हाँ, जहाँ पर मैं खड़ा हूँ वहाँ से महज 5 से 7 किलोमीटर मुजफ्फरनगर का इलाका शुरू होता है, अमरोहा है, शामली है, बागपत है। तो जो कोशिश है, जो भावनात्मक मुद्दों पर चुनाव लड़ती रही है बीजेपी, और जो लगातार राजनीतिक भाषा का इस्तेमाल हो रहा है, उसका क्या असर है? प्रधानमंत्री उस बारे में क्या जवाब देते हैं? अखिलेश और जयंत की जोड़ी जो लगातार घूम रही है, क्या जयंत चौधरी पर भारतीय जनता पार्टी, खासकर प्रधानमंत्री क्या हमलावर होते हैं, या जो सॉफ्ट कॉर्नर है भारतीय जनता पार्टी का, वही रवैया यहाँ भी काम रहता है? ऐसे बहुत सारे राजनीतिक सवाल हैं जिनका जवाब मिलना बिजनौर के इस वर्धमान कॉलेज से सबको इंतजार है। क्योंकि मौसम खराब है तो हो सकता है कि कार्यक्रम लेट हो, लेकिन राजनीतिक तौर पर ये पहली रैली इस पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश को प्रभावित करेगी। इसीलिए बिजनौर ये चुना गया है, जहाँ से तकरीबन जाट और मुस्लिम वोटरों की एकता का जो राजनीतिक प्रयोग समाजवादी तरफ से किया जा रहा है, वो कितना असरदार होगा और उसका काउंटर कैसे प्रधानमंत्री करते हैं, इस बात का जवाब शायद इस ग्राउंड से दे। ठीक है ऋषिकेश, तो आप वहां पर डटे रहिएगा, नजर बनाए रखिएगा, आगे भी हम आपसे अपडेट के लिए जुड़ते रहेंगे। अभी 1 घंटे से ज्यादा का वक्त बचा हुआ है, वहां पर लोगों के जुटने की जो एक भीड़ जो है वो इकट्ठा होनी शुरू हो गई है। हम उनके पास भी चलेंगे, लेकिन अब चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। और इस वक्त मेरे साथ समाजवादी पार्टी से कीर्ति निधि पांडे जी भी मौजूद है। कीर्ति जी, आपका भी बहुत स्वागत, और कांग्रेस के प्रवक्ता भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। लेकिन सबसे पहले अनिला जी, मैं आपके पास आना चाह रहा हूं। अनिला जी, देखिए प्रधानमंत्री तो आज फिजिकल तौर पर बिजनौर पहुंचने वाले हैं। जाटलैंड की बात करें, 58 सीटों पर बात करें तो पिछली बार 53 सीटें आपके खाते में थीं, लेकिन इस बार क्या स्थिति नजर आ रही है? क्योंकि एक तरफ तो आप रैलियां कर रहे हैं, अपनी कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ देखिए एक मॉरल सपोर्ट देने के लिए ममता बनर्जी पहुंच रही हैं, तो वहीं नरेश टिकैत का हाथ जयंत चौधरी के सर पर जो नजर आ रहा है, उसके क्या सियासी मायने आप देखती हैं? मेरी सबको राम राम। और देखिए, सबसे पहली बात, जो आपका पहला प्रश्न था, मैं वहां से शुरुआत करती हूँ। जैसे आपने बताया कि भाई 2017 में अपने इस क्षेत्र से हमने इतनी सीटें जीती, तकरीबन
मैं कहूंगी कि 45% जो है, कुछ लोग 43 बोलते हैं, 44 बोलते हैं, 45 बोलते हैं, ये इतना परसेंटेज ऑफ वोट हमको मिला था जिस जाति विशेष के बारे में, विशेष के बारे में आप बात कर रहे हैं। तो मैं इतना कहना चाहूंगी इस बार इससे ज्यादा मिलेगा। इससे ज्यादा इसलिए मिलेगा कि भाई 2017 में जब हम सत्ता में आए थे तो हमें कुछ दिखाने के लिए नहीं, 5 वर्ष में जिस प्रकार से कार्य किया है योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश में, खासतौर से मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बारे में अगर यहाँ पे चर्चा करती हूँ, क्योंकि ये तो एक समय ऐसा आया था इसको आतंकवाद की नर्सरी बोला जाता था पश्चिमी उत्तर प्रदेश को, क्योंकि ये बाकी उत्तर प्रदेश से ज्यादा प्रोग्रेसिव है। तो यहाँ पर अपराधी भी बहुत मनमानी करते थे। जिस प्रकार से उगाही का एक यहाँ पर उद्योग चलता था, अपहरण का यहाँ पे उद्योग चलता था, अब वो सब समाप्त हो चुका है। यहाँ पर उद्योग जो बाहर चले गए थे वो वापस आ गए हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वर्ल्ड क्लास डेवलप यहाँ पे हो रहा है। बिजली जो है घर घर पहुंच चुकी है, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र हो चाहे वो शहरी क्षेत्र हो। तो जिस प्रकार से डेवलपमेंट यहाँ पर हो रहा है, तो इस बार हमारे पास दिखाने के लिए है अपना रिपोर्ट कार्ड। तो जो 45% जो हमें यहाँ पे वोट परसेंटेज मिला था वो बेहतर होगा। और जहां तक बात यह है कि नरेश टिकैत जी के पास जयंत जी गए, उनका आशीर्वाद लिया, कोई बात नहीं, जयंत जी भी जाट भाई है, नरेश जी भी जाट भाई है, जाटों का आपस का भाईचारा हुआ होगा। गए हैं तो रोटी, हमारे यहाँ उड़द की दाल जो है बड़े चाव से खाई जाती है, उड़द की दाल और रोटी खाई, गुड़ साथ में, हमारे यहाँ स्वीट डिश में गुड़ी चलता है, वो भी खाया। पर इसका मतलब यूं थोड़ी ना है कि भाई वोट जो है उनके लिए कैंपेनिंग करेंगे नरेश टिकैत जी। तो नरेश टिकैत जी जो है भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष हैं और बालियान थाप चेहरे हैं, तो बिल्कुल मिलने गए होंगे। और जयंत जी जो है वो राजनीति में, पर इसका अर्थ ये नहीं है कि नरेश जी की वजह से या जयंत जी की वजह से या किसी और की वजह से किसान अपनी सोच को खत्म कर और भेड़ चाल में चलेगा। किसान अपनी समझ रखते हैं, किसान का परिवार अपनी समझ रखते हैं, वो उसके हिसाब से वोट करेंगे। और उसके हिसाब से जब वोट करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी जो है अव्वल नंबर पर खड़ी हुई दिखाई देगी। अगर इतना ही कुछ आरएलडी ने इस क्षेत्र के लिए किया होता या जाट कौम के लिए किया होता, तो हम देख रहे थे 2012 में इनको 11% वोट मिला था, वो 6% पे नहीं आ जाता। लोग भूलेंगे नहीं 2013 के दंगे के दौरान भी जब जाट कौम जो है चौधरी अजीत सिंह से मिलने गई थी, तो चौधरी अजीत सिंह ने किस प्रकार से उनको झाड़ा था बुरी तरीके से, उसका वीडियो भी खूब वायरल हुआ था। तो इतिहास से हमें सबक लेना चाहिए, वर्तमान में कार्य करना चाहिए भविष्य के लिए। यही भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है, इसलिए मुझे पूरा विश्वास है, आत्मविश्वास है कि पश्चिम क्षेत्र की जनता जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ ठीक है अनिला जी, मैं आगे बढ़ूं, चर्चा के आगे बढ़ाऊं उससे पहले जल्दी से मैं क्रॉस क्वेश्चन आपसे कर लेता हूं, क्योंकि आपने कहा कि अभी तक हमारे पास काम गिनाने के लिए नहीं था, अब हम काम गिनाने के साथ ही अपना रिपोर्ट कार्ड रख करके आगे बढ़ेंगे। लेकिन फिर भी अगर काम ही सबसे ज्यादा अहम है और उसके दम पर आपको 45% से ज्यादा वोट मिल जाएंगे, तो फिर मुजफ्फरनगर, कैराना और नाहिद हसन, इनका ही जिक्र प्रमुखता से क्यों करना पड़ता है? और इन सब के बीच दूसरी सवाल यह भी है कि राजनीति में जो है ना, वो परसेप्शन और तस्वीरें अपने आप में बहुत ज्यादा मायने रखती हैं। अगर नरेश टिकैत के साथ दाल चावल खाते हुए जयंत चौधरी नजर आ रहे हैं, उनका आशीर्वाद बता रहे हैं, तो क्या लगता नहीं है कि कुछ ना कुछ जो ड्रिफ्ट है वो आएगा और वोटों पर असर पड़ेगा इसका? जी, देखिए कुछ दिन पहले संजीव बालियान जी भी गए थे नरेश टिकैत जी से मिलने, उनके साथ भोजन भी किया था, बातचीत भी करी थी, सब कुछ। वही मैंने कहा, ये देखिए जाटों का भाईचारा है आपस में, हमारी सोच अलग हो सकती है, मनभेद नहीं है। तो जाटों के बीच में मनभेद करने का हमेशा प्रयास किया जाता है। पर जब जो जयंत चौधरी जी ने भी कहा, क्योंकि मैं खुद एक जाट हूँ, मैं बताती हूँ कि जब कोई ऐसी विपत्ति आती है तो जाट इकट्ठा हो जाता है। तो संजीव बालियान जी ने भी बातचीत करी, भोजन किया, अब जयंत चौधरी जी ने भी किया, तो इसका कुछ और मायने बिल्कुल नहीं निकालना चाहिए। नाहिद हसन जी की आपने बात करी है यहाँ पर, तो मैं नाहिद हसन के बारे में बता देती हूँ कि जिस प्रकार से इनका इतिहास रहा, जैसे मैंने शुरुआत में कहा, इतिहास से हमें सबक लेना पड़ता है और लेते रहना चाहिए। तो नाहिद हसन का जो इतिहास रहा है उसको बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए। और वर्तमान में भी नाहिद हसन के जो सपोर्टर्स हैं वो, और आदिल चौधरी जो इनके कैंडिडेट हैं, जिन लोगों ने जाटों में घुस बढ़ने की बात करी है, तो आप बताइए एक्शन किधर से आया? हम तो रिएक्ट ही करते हैं ना, एक्शन उधर से आया, हमने रिएक्शन दिया। अच्छा, ठीक है, मैं आ रहा हूं। कीर्ति पांडे जी, जरा बताइए कि आप जितनी भी कोशिश कर ले, नरेश टिकैत से जयंत चौधरी जाके मिल लें या फिर ममता बनर्जी को आप बुला लें, मॉरल सपोर्ट हासिल कर लें, लेकिन अनिला जी कह रही हैं कि पिछली बार 42.54% वोट था, मोटे मोटे तौर पर वो 45% कह रही हैं, उससे ज्यादा वोट परसेंटेज रहने वाला है। ये सब कुछ, सारी कोशिशें धरी की धरी रह जाएंगी। देखिए खालिद जी,
लगातार भारतीय जनता पार्टी इस प्रयास में है कि किसी तरीके से जो नाराजगी है पश्चिम उत्तर प्रदेश उसको मैनेज किया जाए। इसीलिए शायद संजीव बालियान साहब इससे पहले नरेश टिकैत जी से मिले, उसके पहले भारत सरकार के गृह मंत्री ने जाट नेताओं के साथ बैठक किया। लेकिन सवाल जो सबसे बड़ा पश्चिम उत्तर प्रदेश का, जहां पहले चरण में मतदान होना, वो सबसे बड़ा सवाल है कि जो अनिला सिंह जी भी कभी कभी कहते हैं मैं जाट हूं, लेकिन ये जो जाट नेता भारतीय जनता पार्टी के, जो जाटों के समर्थक हैं, ये तब कहां थे जब पश्चिम उत्तर प्रदेश का किसान 14 महीने लगातार सड़कों पर आंदोलन कर रहा था। ये तब कहां थे जब लखीमपुर में किसानों पे गाड़ी चढ़ा दी गई। ये तब कहां थे जब राकेश टिकैत जी की आंखों से आंसू निकल रहे थे किसानों के हक की लड़ाई के लिए। ये तब कहां थे जब जाट परेशान था, किसान खाद के लिए परेशान है, बोरी से खाद की बोरी से 5 किलो चोरी हो गए और खाद के दाम बढ़ गए। ये लगातार किसानों की परेशानी बढ़ी है इस सरकार ने। इन्होंने कहा था 2022 तक हम किसानों की आमदनी दुगनी कर देंगे। किसान अब जानना चाहता है कि महंगाई तो दुगनी हो गई, लेकिन आमदनी कब दुगनी हो, ये सवाल है। एमएसपी जो कमिटमेंट था आंदोलन समाप्ति के समय किसानों के साथ, केंद्र की सरकार उससे भी धोखा कर रही है, विश्वासघात कर रही है किसानों के साथ। एक भी न तो मुकदमे वापस हुए, न एमएसपी की गारंटी की व्यवस्था हुई, न आय दुगनी का कोई इंतजाम हुआ, और किसान परेशान है। अब ये लोग जाट, मुसलमान, अगड़ा, पिछड़ा इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी बांटना चाहती है। लेकिन जयंत चौधरी जी उस समय भी राकेश टिकैत जी साथ थे जब राकेश टिकैत जी ने अपने आंदोलन के दौरान उनकी आंखों से एक एक आंसू निकल रहे थे, उस वक्त भी जयंत चौधरी उनके साथ थे। और कल की मुलाकात जो नरेश टिकैत जी से हुई है, निश्चित रूप से एक शुभ संकेत है। और उत्तर प्रदेश में परिवर्तन की शुरुआत पश्चिम उत्तर प्रदेश से होने जा रही है। और किसान के रूप में, न कि जाट और मुसलमान के रूप में, किसान के रूप में एकजुट होकर के भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल करने के लिए पहल करने का काम करें। देखिए, अब आप उन भावनाओं को, उन पॉइंट्स को भुनाने की कोशिश कर रहे हैं जिससे आपका वोट कहीं ना कहीं आपके पास आए। ठीक है कीर्ति जी, लेकिन देखिए ना, अनिला जी कह रही है ना कि जयंत जी चले जाएं या फिर संजीव बालियान चले जाएं। मुलाकात तो नरेश जी सबसे कर रहे हैं, सबसे अच्छे से मिल रहे हैं, पॉजिटिव अप्रोच के साथ मिल रहे हैं। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि ये आपके गठबंधन के साथ ज्यादा आएंगे? नहीं, देखिए, हम तो ये कह रहे हैं ना कि जयंत चौधरी जी समाजवादी पार्टी किसान आंदोलन में भी उनके साथ खड़ी थी, और उनके आंदोलन को लेकर के हम लोग गांव-गांव में खड़े थे। और जब संकट में, कि आंदोलन के दौरान भी संकट खड़ा हुआ, पुलिस एक बार ऐसी स्थिति उत्पन्न उत्तर प्रदेश की सरकार ने हिटलरशाहियत उत्पन्न करने की कोशिश की बॉर्डर पे, तब भी जयंत चौधरी के वहां किसानों के साथ खड़े थे। और समाजवादी पार्टी भी उनके साथ नैतिक रूप से खड़ी थी, क्योंकि राजनीतिक मंच नहीं था, लेकिन फिर भी हम लोगों की नैतिकता के साथ पूरे आंदोलन में राकेश टिकैत जी के साथ, किसानों के साथ, संयुक्त मोर्चा के साथ हम लोग खड़े रहे। ये लोग तब तो किसान याद नहीं आए जब उनको खालिस्तानी, पाकिस्तानी, चंदाजीवी, परजीवी, आतंकवादी बता रहे थे भारतीय जनता पार्टी के लोग। तब तो न तो कोई जाट नेता बोला, न तो भारत सरकार के गृह मंत्री बोले, न तो प्रधानमंत्री जी बोले। अच्छा। और जो कमिटमेंट किया उसको भी पूरा करने का काम नहीं कर रहे हैं। तो किसान एकजुट है, और किसान इस बार पश्चिमी उत्तर प्रदेश से बदलाव की बयार बहाने का काम करे। ठीक है, किसान एकजुट है, जाट एकजुट है, लेकिन किस तरफ जाएंगे, उनकी एकजुटता किधर दिखाई देगी, सवाल तो यही है। मैं आऊंगा आपके पास, लेकिन संदीप चौधरी जी आपके पास आ रहा हूं। संदीप जी, सिर्फ मीठा गुड़ और उड़द की दाल ये खा करके ये आगे बढ़ गए, या फिर इससे आगे भी कुछ बातचीत हुई थी? को बता दूं, ये मीठा गुड़ एक मैसेज है इस बात का कि हमें भाईचारा को कायम करना है। जो भाईचारा हमारे बीच भारतीय जनता पार्टी ने खोने का काम किया, उसको वापस लाना है। और खालिद भाई, आपको कुछ बताना चाहता हूँ, अनिला जी मेरी बहन बहुत सीधी है, भोली है, वो अपनी बातें रख लेती है, लेकिन आप मुझे ये बताइए, जिस तरीके से आपने पिछले कुछ समय से उत्तर प्रदेश का माहौल देखा, इतना गर्म माहौल आपने बंगाल में नहीं देखा था। बंगाल में बीजेपी का क्या हुआ? इतना गर्म माहौल आपने छत्तीसगढ़ में नहीं देखा था, बीजेपी का क्या हुआ? इतना गर्म माहौल आपने झारखंड में नहीं देखा था, वहां पे बीजेपी का क्या हुआ? आपने महाराष्ट्र में बीजेपी का हाल देखा,
आपने राजस्थान में बीजेपी का हाल देखा, आपने दिल्ली में बीजेपी का हाल देखा। अब आप मुझे ये बताइए, उत्तर प्रदेश में इतने किसानों की आप हत्या कर चुके हैं, किसानों को नकली किसान, आतंकवादी, खालिस्तानी कह चुके हैं, हिंदू और मुसलमान के भाईचारे को तोड़ने की कोशिश कर चुके हैं, और जिस हिंदुत्व का आप झंडा उठाकर चलते हैं उससे आपने कभी गुजरों को अलग करने का काम किया, कभी जाटों को अलग करने का काम किया। आप किस तरीके के देश का निर्माण करना चाहते हैं? आप क्या राजनीति के लिए किस तरीके का चरित्र निर्माण और हिंदुस्तान का निर्माण करना चाहते हैं, और किस वजह से जीत हो सकती है? कोई मुझे आप एक पॉइंट बता दीजिए। क्या 100 स्मार्ट सिटी बस गए? क्या किसानों की आय दोगुना हो गई? क्या 2 करोड़ लोगों को रोजगार मिल गया? क्या आप बुलेट ट्रेन में बैठ करके ऑफिस आने लगे? खालिद भाई कोई एक रीजन बता दीजिए किस वजह से बीजेपी को रिपीट करने के बारे में सोचा जाए। नहीं, कह रही है ना अनिला जी, कह रही हैं कि 2017 के बाद अब हमारे पास रिपोर्ट कार्ड है, हम रिपोर्ट कार्ड रख रहे हैं, अपने काम गिना रहे हैं, कानून व्यवस्था की बात कर रहे हैं, महिलाओं की सुरक्षा की बात कर रही हैं। खालिद भाई, तमाम बातें तो आपके सामने उन्होंने की। खालिद भाई बहुत अच्छी बात मेरी बहन ने कही है, मैं आपको बता देता हूँ। ये गिनाती है कि जिस तरीके से कुलदीप सेंगर ने बहनों की रक्षा की, ऐसी सुरक्षा हम देंगे। जिस तरीके से चिन्मयानंद ने स्कूल कॉलेज की बेटियों की इज्जत लूटी, ऐसी सुरक्षा ये हमें देंगे। जिस तरीके से दलित महिला को रात में ये जला देते हैं बलात्कार करके, इस तरीके की सुरक्षा ये देंगे। जिस तरीके से इनके नेता किसानों के ऊपर गाड़ियां चढ़ा देती है, इस तरीके की सुरक्षा ये देंगे। भाई इस तरीके की सुरक्षा हमें नहीं चाहिए अनिला जी। हम किसान परिवार के लोग हैं, गरीब लोग हैं, हाथ जोड़ते आपके। लेकिन आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया संदीप जी। बातचीत हुई, आपने कहा कि बड़ी अच्छी बातचीत थी और उसके आगे गुड़ की मिठास की बात आपने कर दी, लेकिन यह बताइए ना कि संजीव बालियान साहब भी तो गए थे बीजेपी के नेताओं के साथ भी, नरेश जी उतनी ही आत्मीयता के साथ मिल रहे हैं। असल में वो किधर जा रहे हैं वो बता नहीं रहे, अपने पत्ते तो नहीं खोल रहे हैं। आप कैसे कह सकते हैं कि वो एकजुट है, आपके पास ही आएंगे? खालिद भाई आपको जिस बात का जवाब दे देता हूँ। देखिए, जब नरेश टिकैत जी का ऑपरेशन हुआ उस टाइम में जयंत जी हॉस्पिटल जाके मिले थे और बाद में संजीव बालियान उनका पता लेने के लिए उनके घर पे गए थे। लेकिन अभी इलेक्शन का दौर है और ऐसे में घर पे बुलाया गया जयंत जी को, बैठ करके बात हुई। नरेश टिकैत जी की तरफ से कुछ बातें कही गई कि भाई किसानों का सम्मान वापस आना चाहिए जो बीजेपी ने खो दिया है, कि जिस तरीके से किसानों के ऊपर लाठियां चलाई जाती है, जिस तरीके से हमें खालिस्तानी, आतंकवादी और नकली किसान कहा जाता है, इस तरीके की चीजें मुझे दूसरे आगे भी बढ़ना है संदीप जी, इसलिए माफी के साथ बीच में रोक रहा हूं। जल्दी से इसका जवाब दे दिए, कल क्या बातचीत हुई, कुछ आश्वासन मिला है? देखिए कल ये बातचीत हुई है कि बहुत अच्छा माहौल है आपका, आप आगे बढ़िए और हमारा आशीर्वाद आपके साथ है। बीजेपी का यहाँ से सुपड़ा साफ है। अच्छा जी, ये आप आधिकारिक तौर पर कह रहे हैं? नरेश टिकैत ने, बीकेयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ये बात कही है जयंत चौधरी से? आप अपना वो वीडियो चला करके देखिए। नरेश जी ने कहा है कि बदलाव हो चुका है पूरे तरीके से और हमारा आशीर्वाद इस परिवार के साथ है। इस परिवार के साथ। अनिला जी मैं आऊंगा जवाब देने के लिए, लेकिन मेरे साथ उमाशंकर पांडे जी भी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता। उमाशंकर जी, कांग्रेस इस पूरी लड़ाई में कहां है? लड़की हूं, लड़ सकती हूं, ये नारा तो है, लेकिन क्या इसके दम पर आप अपनी जो खोई जमीन है उसको वापस पा पाएंगे? क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि अगर 1-on-1 लड़ाई है सपा और आरएलडी के गठबंधन और बीजेपी के बीच में, तो कांग्रेस कहीं ना कहीं सपा और आरएलडी का ही खेल खराब करेगी। देखिए, कांग्रेस पार्टी किसी का खेल खराब करने नहीं आई खालिद जी, वो उत्तर प्रदेश में पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही है। लेकिन हमारे चुनाव लड़ने का आधार वो जाति और धर्म ना है, ना कभी रहा है और ना आगे रहेगा। हमने विकास की बात की है, प्रियंका गांधी जी ने लड़कियों की बात की है, महिला सशक्तिकरण की बात की, और वो उस पर चल रही है और इसके लिए प्रियंका गांधी जी लड़ रही थी। हम वेस्टर्न यूपी की अगर बात करें तो हमारे सपा के साथी भी बड़ी बड़ी बातें करें और भारतीय जनता पार्टी तो बड़ी बातें करने के लिए जानी ही जाती है। देखिए, किसानों के ऊपर जो अत्याचार हुए वो सपा के साथी ने भी बताए, लेकिन सपा के साथी से मेरा ये प्रश्न है कि आपको 3 इडियट मूवी के साइलेंसर का जो चरित्र था उसके हिसाब से तो आपको रट्टा बहुत अच्छा है कि उत्तर प्रदेश के मुद्दे क्या हैं, किस तरीके से अत्याचार हुए। लेकिन आपसे जरूर मैं पूछना चाहता हूं कि जब ये अत्याचार हो रहे थे तो अखिलेश यादव जी थे कहां पे? ना वो हाथरस में दिखाई दिए, ना वो किसानों पर जब अत्याचार हुए तब दिखाई दिए, जयंत चौधरी को जब लाठी मारी गई तब भी अखिलेश यादव जी नहीं दिखाई दिए, जब सहारनपुर में दलितों पर अत्याचार हो रहा था प्रियंका गांधी जी गई थी मेरठ में तब भी अखिलेश यादव जी नहीं दिखाई दिए, जब आगरा में अत्याचार हुआ, जब ललितपुर में अत्याचार हुआ,
जब मथुरा में अत्याचार हुआ आप थे कहां पे? अखिलेश यादव जी कहां पे थे, ये जरा जरूर बताइएगा। दूसरी बात, मैं आता हूं भारतीय जनता पार्टी पर। निश्चित रूप से किसानों के माध्यम से उत्तर प्रदेश में जो अत्याचार हुए हैं योगी जी के, वो किसान कैसे भूल सकता है? कैसे भूल सकता है कि 700 से ज्यादा किसानों की शहादत हो गई? कैसे भूल सकता है कि जब इसी पश्चिमांचल के किसानों ने गन्ना मूल्य भुगतान की बात की तो योगी जी ने वहां पे जाके क्या कहा था कि गन्ना क्यों उगाते हैं आप, उससे तो शुगर बीमारी हो जाती है। ये कह के किसानों के जले पर नमक छिड़कने का काम उन्होंने किया था। कैसे हाथरस की घटना भूल सकता है पश्चिमांचल? कैसे गाजियाबाद में पत्रकार की हत्या भूल सकता है पत्रकार का दल? कैसे सहारनपुर में एसएसपी आवास पर राघव लखनपाल घुस गए थे और एसएसपी के परिवार को अपनी जान बचाने के लिए गौशाला में छिपना पड़ा था? और रही बात, अनिला जी कह रही थी दंगे नहीं हुए। जब संजीव बालियान, योगी आदित्यनाथ, केशव प्रसाद मौर्य जैसे दंगे के आरोपी सत्ता में बैठ जाएंगे तो निश्चित रूप से जिस तरीके का दंगा दिखता था मुजफ्फरनगर वाला 2013 का, जो सपा और भाजपा ने स्क्रिप्ट बना के उसको प्ले किया था, उस तरीके के दंगे तो नहीं दिखाई देंगे। लेकिन हाँ, एनसीआरबी का डेटा उठा के देख लीजिए, 8000 से ज्यादा जातिवादी और धर्म के दंगे। मैं आ रहा हूं, मुझे राजीव जी के पास भी जाना है, लेकिन ठीक है मैं आपको रोक रहा हूं। उमाशंकर जी, मैं जल्दी से जवाब ले लेता हूं, बड़ा दिलचस्प। देखिए, आपने सीधे सीधे समाजवादी पार्टी पर हमले बोले, कई सवाल पूछ लिए। कीर्ति जी, बहुत छोटा सा जवाब अगर आप दे दे, उसके बाद मुझे अनिला जी के पास जाना है। क्योंकि कीर्ति जी, सवाल यही पूछा जा रहा है कि अखिलेश जी कहां थे? कांग्रेस पूछ रही है तमाम घटनाक्रम को लेकर के, और बीजेपी भी कहती है कि कोरोना के वक्त में आप सवाल पूछते हैं तो उस वक्त आप कहां थे? बहुत छोटा सा जवाब। खालिद जी, लगातार लोग सवाल पूछते हैं कि अखिलेश यादव जी कहां थे। जब अखिलेश यादव जी सड़कों पर निकलने लगे तो सभी राजनीतिक दलों की नींदें उड़ अच्छा, और लगातार लोगों का समर्थन मिलते रहा। नहीं, अभी की बात नहीं हो रही है, जब उतरना था हाथरस में। मैं बता रहा हूँ, जहाँ तक लखीमपुर के अंदर किसानों पे घटना का सवाल है, अखिलेश यादव जी की गिरफ्तारी उनके दरवाजे पे हुई थी, सड़क पे बैठे थे धरने पे, उनकी गिरफ्तारी हुई थी, बैठाया गया और उसके बाद जाकर के एक किसानों से मिलने का काम किया। बड़ा दिलचस्प है, ठीक है, मैं आऊंगा। मुझे जल्दी से अनिला जी के पास जाना है क्योंकि मैंने पूरा समय दे दिया। अनिला जी, मैं आपसे रिएक्शन ले लूं, और संदीप जी जो बात करें मैं उस पर मेनली आपसे रिएक्शन चाहूंगा कि बात हो चुकी है, सीधे सीधे कह दिया गया है कि माहौल बदला हुआ है, हम आपके साथ हैं, वो ये दावा कर रहे हैं आधिकारिक तौर पर। जल्दी से आपको फिर से बोलना पड़ेगा क्योंकि कांग्रेस और ठीक है, मैं संदीप जी की बात का मेनली जवाब आपसे चाह रहा हूं कि वो कह रहे हैं साफ तौर पर कि नरेश टिकैत ने साफ तौर पर कह दिया कि हवा आपकी तरफ है, हमारा साथ पूरा आपको है। आधिकारिक तौर पर कह रहे हैं वो। बहुत अच्छी बात है अगर इनको आशीर्वाद दे दिया नरेश टिकैत जी ने एक राजनीतिक दल के साथ, अगर इस प्रकार से वो उन्होंने कहा है जयंत चौधरी जी को बंद कमरे में, तो मैं ये चाहूंगी कि एक पीसी करें नरेश टिकैत जी और जयंत चौधरी जी को अपने बगल में बैठाएं और ऑफिशियली अनाउंस करें कि जो है हमारा परिवार जो है वो जयंत चौधरी जी के साथ इस चुनाव में रहेगा, तो मैं मान लूंगी। यहाँ पर प्रवक्ता आरएलडी अगर कुछ कहते हैं, मैं उस पर विश्वास नहीं करूंगी। देखिए, आपको याद होगा भी पीछे कुछ दिन पहले टिकैत बंधु से एक आरएलडी, आप बोलिए, आप आरएलडी की एक कैंडिडेट जो है मिलने गई थी, उनको आशीर्वाद दिया गया था और फिर उनसे पूछा गया था कि आप आरएलडी की कैंडिडेट को आपने आशीर्वाद दिया है तो क्या आप ऑफिशियली अब आरएलडी के साथ हैं? उन्होंने कहा कि मेरे घर अगर कोई आता है और मुझसे यही तो बात है, यही तो क्या मैं आशीर्वाद जो बिटवीन द लाइंस है उसे ही पकड़ने की जरूरत है कि आखिर तमाम तरह की बातें की जाती हैं, आधिकारिक तौर पर पीसी कर दें। संदीप जी अगर जल्दी से जवाब दें क्योंकि मुझे राजीव जी के पास जाना है फौरन लास्ट कमेंट के लिए। देखिए खालिद भाई, टिकैत परिवार ने खुल के पहले बोला था कि पिछले इलेक्शन में उन्होंने बीजेपी को वोट देने का काम किया है, पीसी की जरूरत नहीं थी। और एक कहावत है कि हाथ कंगन फारसी क्या पढ़े लिखे को फारसी क्या, कल सारी चीजें साफ हो। ठीक है संदीप जी, ठीक है, मैं आ रहा हूं, इस सबको समझते हैं जरा। राजीव, देखिए आपने चर्चा सुनी और बड़ा दिलचस्प है, सभी अपनी अपनी बात तो कर रहे हैं, लेकिन राजीव आप इसको किस तरीके से देखते हैं? वही है ना कि इसका विश्लेषण क्या है? देखिए, मैं अगर साउथ कहूं तो आप इसको इस तरीके से देखिए। वैसे कहने के लिए भारतीय किसान यूनियन, जिसके कि अध्यक्ष है नरेश टिकैत, वो और राजनीतिक संगठन है, लेकिन आपने पिछले 1 सालों में मूल बात यह है कि देखिए, मैं पहले चरण के चुनाव के बारे में आपको बताऊं, मैंने आपको बताया कि 58 सीटों पर चुनाव होना है, 53 सीटें बीजेपी के पास है, 2 सीट
पिछले चुनाव के हिसाब से सपा के पास थी, 2 बसपा के पास थी और 1 आरएलडी के पास थी। आरएलडी का जो छपरौली के विधायक हैं वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए थे, जो सीट थी वो भी चली गई भाजपा में। कुल मिलाकर के आरएलडी के पास 58 सीटों में अभी इस समय कोई विधायक नहीं है। इसके बावजूद आरएलडी एक ताकत है। अब कोई भी आदमी ये मानने को तैयार नहीं होगा कि 2017 का रिजल्ट ही 2022 में रिपीट होगा। आरएलडी के पास खाता खोलने से कोई तो इनकार कर नहीं सकता। दूसरी बात यह है, कांग्रेस पार्टी का तो वहाँ खाता भी पिछली बार नहीं खुला था, इस बार क्या होगा। सपा को 2 सीटें मिली थी, पता नहीं 2 आएगी, कितनी आएगी या नहीं आएगी। बसपा का क्या होगा। मूल बात यह है कि हम जब चुनाव की बात हो रही है तो 2022 का चुनाव 2019 के 2020 की घटनाओं पर होगा या 2022 का चुनाव 2013 की मुजफ्फरनगर दंगों पर होगा, ये देखने वाली बात है। भारतीय जनता पार्टी का एक प्रवक्ता, एक नेता इस पूरे चुनाव प्रचार के दौरान पहले चरण के एक भी नेता ने कृषि कानून अपने जुबान पर, अपने लब पर, अपने होठों पर नहीं ला सका कि कृषि कानून के बारे में उसका क्या कहना है। 14 महीने तक जिन किसानों ने आंदोलन किए, अब उसके बारे में उनका क्या कहना है। कोई भारतीय जनता पार्टी का आदमी, कोई प्रवक्ता इस बारे में नहीं कहता है और कोई भी समाजवादी पार्टी का प्रवक्ता या आरएलडी का प्रवक्ता उन 2013 के मुजफ्फरनगर दंगों की बात नहीं करता है। वो उस इलाके में जो एक कोहराम सा मचा था कुछ महीने तक, उसकी चर्चा नहीं करता है। भारतीय जनता पार्टी सहूलियत के हिसाब से मुजफ्फरनगर दंगा, कैराना, नाई धसन की बात करती है और भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी, आरएलडी, ये सारे भारतीय किसान यूनियन ने जो आंदोलन किया था, किसानों ने जो आंदोलन किया था, मैं पहली बात कहता हूं कि ये कृषि कानून आने के बाद किसी राजनीतिक दल ने उस तरह की प्रतिक्रिया तुरंत और त्वरित नहीं दिखाई जिस तरह से किसानों ने दिखाई, देश के किसानों ने दिखाई। उनके आंदोलन में जब एक ताकत आई, उसके बाद पार्टियों ने उनको समर्थन देना शुरू किया था। हालांकि संसद में विरोध किया था, लेकिन त्वरित विरोध जिस तरह से किसानों ने अपने दम पर किया था, उसके बाद पार्टियां उनके कंधे पर बंदूक रखने के लिए आ गई या उनको समर्थन दिया। तो मूल बात यह है कि ये देखना होगा कि पहले चरण का चुनाव 2019-20 की घटनाओं की तरफ होता है या मेरा ये कहना है कि कृषि कानून का जो गुस्सा है, जो खाई है, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण पहले चरण के चुनाव में होगा या फिर 2013 का वो जो पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो ध्रुवीकरण हुआ था, जिस पर 2014, 17, 19 में भारतीय जनता पार्टी ने जीतें हासिल की थी, उस पर होगा। देखने वाली बात यह होगी कि क्या 58 सीटों में भारतीय जनता पार्टी 53 सीटें पाने में कामयाब होती है या फिर वो कहां तक पहुंचती है और कहां तक नुकसान। देखने वाली बात तो ये होगी। बिल्कुल राजीव, आपने बिल्कुल सही बात कह दी। अनिला जी तो कह रही हैं कि पिछली बार से ज्यादा वोट प्रतिशत हासिल होगा, लेकिन वही बात है कि जो नया जख्म होता है वो ज्यादा दर्द देता है, शायद पुराना जख्म उतना दर्द ना दे। देखना होगा कि ऐसा ही होता है क्या। 10 मार्च पर सबकी नजर टिकी हुई है। राजीव, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, तमाम बातों के लिए। उसके अलावा अनिला जी, उमा शंकर जी, कीर्ति निधि पांडे और संदीप चौधरी, आप सभी का चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एक बहुत छोटा सा ब्रेक, बने रहिए न्यूज़ 24 के साथ। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।